नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार में खबरों की शुरुआत करते हैं। तारापुर और कुशेश्वर स्थान की जनता ने अपना फैसला लॉक कर दिया। 17 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। अब नतीजा 2 नवंबर को आएगा। पिछले 2 चुनाव के मुकाबले इस बार दोनों सीटों पर वोटिंग कम हुई है, लेकिन जनता का उत्साह गजब का दिखा। इन सब के बीच अब जीत के दावे भी शुरू हो चुके हैं। हम लोगों को अच्छा उम्मीदवार चाहिए। विकास के नाम पे ही हमने वोट दिया। विकास चाहिए। मझधार के बीच मतदान के लिए गजब का उत्साह। जो भी महिलाएं इस वक्त 9 में हैं, उनके पास इनके वोटर आई कार्ड और पर्ची इनके पास है और ये वोट डालने जा रहे हैं। और ठीक सामने पोलिंग बूथ है, वहाँ 2 पोलिंग बूथ है और वहाँ जाने के लिए इतनी मुश्किलों का यहाँ इन्हें सामना करना पड़ता है। बूथों पर महिलाओं की लंबी लंबी कतारें। कतार लंबी, पुरुष की जो कतार है उससे कहीं अधिक जो है महिलाओं की कतार है। ज्यादा वोटिंग कर पुरुषों पर भारी पड़ी महिलाएं। बुजुर्गों का जोश भी हाई। जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। एमएलए है, एमपी है, मुखिया तो बहुत है। यही लोकतंत्र की ताकत है और खूबसूरती भी। ये 5 तस्वीरें बता रही हैं कि चुनाव चाहे जो हो, जनता पूरे उत्साह से अपना प्रतिनिधि चुनती है। तारापुर और कुशेश्वर स्थान की जनता ने अपने इरादे पर मुहर लगा दिया। मुंगेर जिले के तारापुर विधानसभा सीट से 8 प्रत्याशी मैदान में हैं, जबकि दरभंगा के कुशेश्वर स्थान सीट पर 9 प्रत्याशी भाग्य आजमा रहे हैं। मतलब दोनों सीटों पर 17 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। जनता ने अपना फैसला लॉक कर दिया है। जनादेश 2 नवंबर को आएगा, लेकिन उसके पहले ही दावों का दंगल शुरू हो चुका है। रिजल्ट को लेकर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछा गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कुछ नहीं कहकर भी सब कुछ कह दिया। देखे हैं 2 विधानसभा का उपचुनाव, उस पर कुछ बात करने की क्या जरूरत है? अरे जनता मानेगी, इस सब पर बात नहीं किया जाता। कुछ लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं। हालांकि आरजेडी को लोगों के इस उत्साह में अपनी जीत दिख रही है। तेजस्वी यादव ने तो यहां तक दावा कर दिया कि दोनों सीटों पर बड़े अंतर से उनकी जीत हो रही है। कि दोनों सीटों से हम जीत रहे हैं और जीत का अंतर भी बड़ा होगा। हर जात के, हर वर्ग के, हर धर्म के लोगों का वोट हम लोगों को मिल रहा है। अब नतीजे ही बताएंगे कि किसके दावों में कितना दम है। जनता के जनादेश के लिए अभी 2 दिन इंतजार करना होगा। कुशेश्वर स्थान से शैलेंद्र और विपिन और तारापुर से अमित कुमार और अरुण कुमार की रिपोर्ट। तो बिहार में विधानसभा उपचुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। तारापुर में 50.05% वोटिंग हुई है। 2 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। तारापुर में कैसा रहा मतदान, बता रहे हैं हमारे सहयोगी अमित कुमार। में किसका भाग्य का उदय होगा, इसका नतीजा जो है वो 2 नवंबर को आएगा। आज जो है मतदान समापन हो गया है, खत्म हो गया और ईवीएम में जो 9 प्रत्याशी हैं तारापुर विधानसभा क्षेत्र से, इन सभी की किस्मत इस ईवीएम में कैद हो गई है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ईवीएम मशीन है, इपिक मशीन है, उसको सील करने की जो कार्रवाई है वो पीठासीन पदाधिकारी की तरफ से की जा रही है। और इस ईवीएम और वीवीपैट जो है, इसमें किस्मत जो है वो मतदाताओं ने तय कर लिया है कि कौन इस जगह से सरताज बनेगा, कौन यहाँ का सेवक बनेगा, कौन वो प्रत्याशी है जो 164 तारापुर का अगला सेवक होगा। तो फिलहाल जो है आज सभी की नजरें बनी हुई थी कि जो मतदान हो रहे हैं उसमें किस तरह के मतदान का रेशियो है। हालांकि तमाम राजनीतिक दल जो है वो अपने घर पे बैठ करके लगातार अपने क्षेत्रों में नजर बनाए हुए थे। मतदान केंद्रों पे जो है मतदाताओं का उत्साह जो है वो देखने लायक था। लगातार जो मतदाता हैं वो एग्रेसिव होकर के उत्साह के साथ अपना मतदान कर रहे थे। और इसी क्रम में जो है लगातार न्यूज 18 भी अपील करता रहा तारापुर के मतदाताओं से कि आप अपने घर के सारे
कामकाज को छोड़ करके जो है मतदान करने मतदान केंद्र पे जाइए। और बेहतर तस्वीर जो है वो तारापुर से लगातार न्यूज़ 18 ने आपको दिखाया। महिलाएं जो हैं वो बढ़ चढ़ करके मतदान में शामिल हुई। पुरुष के बनिस्बत कई ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां पे महिलाओं की लंबी जो है कतार देखने को मिली। और अब सभी की नजरें जो हैं वो 2 नवंबर पर टिकी है कि इस ईवीएम में जो ईवीएम अभी सील हुआ है इसमें से किसका भाग का उदय होता है। बताते चले कि तारापुर से 9 प्रत्याशी थे जिसमें से आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही थी। और अब नतीजा पे सभी को नतीजे का इंतजार है कि कौन यहाँ का तारापुर 164 विधानसभा क्षेत्र का सेवक बनता है। कैमरा संदीपा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 तारापुर। तो बिहार में विधानसभा उपचुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। तारापुर और कुशेश्वर स्थान में भी चुनाव जो है वो खत्म हो चुका है। अब वोटों की गिनती होनी है, उसके बाद किस्मत का फैसला भी हो जाएगा। अगली खबर का रुख करते हैं। दानापुर के फुलवारी शरीफ में एसडीपीआई पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं समेत 40 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें 5 नामजद आरोपी हैं। इन लोगों पर भड़काऊ नारा लगाने, सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने और ट्रैफिक को बाधित करने समेत कई आरोप लगाए गए हैं। बैनर के साथ नारेबाजी की इन तस्वीरों को देखिए। दानापुर के फुलवारी शरीफ में शुक्रवार की नमाज के बाद दोपहर को वो सब कुछ हुआ जिसकी इजाजत नहीं थी। नूरी मस्जिद में शुक्रवार की नमाज के बाद निकले प्रदर्शनकारियों ने एसडीपीआई पार्टी की बैनर तले उन्मादी भाषण दिए गए, धार्मिक नारे लगाए गए, बिना अनुमति के प्रदर्शन हुआ और ट्रैफिक को बाधित कर दिया गया। आप मुझसे बात कीजिए, आप मुझसे बात कीजिए। जी, मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया है। थाने में कोई सूचना नहीं मिली, वो एसडी साहब की। पुलिस पदाधिकारियों ने आदर्श आचार संहिता और कोरोना प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए इन लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं माने और अधिकारियों से ही बहस करने लगे। हमारा भाई ईसोपुर का जो लोग होगा हम बोल दे रहे हैं, पहले बाहरी है तो अलग चीज है। जो लोग ईसोपुर के होंगे वो शामिल नहीं हो, परमिटेड जुलूस नहीं है। आचार संहिता पंचायत चुनाव से रिलेटेड नहीं है। उससे क्या कोई जुलूस नहीं कर सकता है। बिना परमिशन का वो दंगा कर सकते हैं, मस्जिद को शहीद कर सकते हैं। आप मुझसे बात कीजिए, मैं एसडीपीआई का प्रदेश अध्यक्ष। आपको बात करना चाहिए। मुझे किसी से बात परमिशन, हम सिर्फ ईसोपुर वाले लोगों को बोल दे रहे हैं। किसी परमिशन की जरूरत ठीक नहीं है ना। मैंने इन्फॉर्मेशन आप लोग अगर शामिल होइएगा, आप डराने का काम नहीं कर सकते। क्या चीज? आप डराने का काम थाना प्रभारी है। मुझे पता है आप थाना प्रभारी है और मैं प्रदेश अध्यक्ष। हम बोल दिया ना, आप डराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलेंगे। इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है, ठीक है तो हम बोल दे रहे हैं। नियम का उल्लंघन करने पर फुलवारी शरीफ अंचलाधिकारी अलख निरंजन प्रसाद के लिखित आवेदन के बाद फुलवारी शरीफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। 5 लोगों पर नामजद और 40 अज्ञात पर मामला दर्ज किया गया है। जिन लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है उनमें एसडीपीआई पार्टी महासचिव एहसान परवेज और अतहर परवेज, शब्बीर मलिक, सरफराज और कौशर बानो शामिल हैं। आइए अब इनके प्रदर्शन का कारण जान लेते हैं। ये लोग त्रिपुरा में मुस्लिम समुदाय पर हो रहे हमले का विरोध कर रहे थे, लेकिन सवाल है कि घटना त्रिपुरा में घटी, फिर बिहार में बवाल क्यों? अब सवाल उठता है कि क्या एसडीपीआई को उन्माद फैलाने का अधिकार है? समाज में क्यों जहर घोलना चाहती है एसडीपीआई? मुस्लिम हित के नाम पर दूसरे समुदाय पर निशाना क्यों? क्या सद्भाव बिगाड़ना है एसडीपीआई का काम? आखिर कब गिरफ्तार होंगे एसडीपीआई के भड़काऊ नेता? न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत कुमार की रिपोर्ट।
आय से अधिक संपत्ति मामले में पटना के जक्कनपुर थानाध्यक्ष कमलेश शर्मा के ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई की टीम छापेमारी खत्म हो चुकी है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने कमलेश शर्मा के राजधानी के 2 फ्लैट के अलावा जक्कनपुर कार्यालय और छपरा के मकेर में पैतृक आवास पर एक साथ छापेमारी की गई। छापेमारी में भारी मात्रा में आय से अधिक संपत्ति मिली है। कमलेश शर्मा पर बख्तियारपुर में थानाध्यक्ष के तौर पर शराब माफियाओं से भी सांठगांठ कर अवैध वसूली करने का साक्ष्य मिला है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे संवाददाता संजय कुमार। राजधानी पटना के जक्कनपुर के थानाध्यक्ष कमलेश शर्मा के ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई की टीम छापेमारी कर रही है। तस्वीरों में देखिए पूरी टीम एक साथ तस्वीरों में नजर आ रही है और एएसपी रैंक के ऑफिसर जो हैं इस कार्रवाई का नेतृत्व कर रहे हैं और पटना में उनके 2 फ्लैट्स में छापेमारी चल रही है, आरा गार्डन इलाके में, और पूरी टीम जो है छापेमारी कर चुकी है और जो दस्तावेज जब्त किए गए हैं उनको लेकर आर्थिक अपराध इकाई की टीम यहां से रवाना हो रही है। कमलेश शर्मा के खिलाफ बख्तियारपुर में जब ये पोस्टेड थे तो कई शिकायतें मिली थी, शराब माफियाओं से भी सांठगांठ को लेकर शिकायतें मिली थी और पूरी टीम जो है अब यहाँ से रवाना हो रही है। और आय से अधिक संपत्ति मामले में आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने इनके खिलाफ जो केस दर्ज किया था उसको लेकर न्यायालय से सर्च वारंट जारी हुआ था और इसके बाद अब देखिए पूरी तस्वीर जो टीम जो है यहाँ से रवाना हो रही है छापेमारी के बाद। और आर्थिक अपराध इकाई की टीम में एएसपी डीएसपी रैंक के ऑफिसर थे, इसके अलावा जो उनके सबॉर्डिनेट्स थे उन्होंने ये छापेमारी की है। और आय से अधिक तकरीबन जो आर्थिक अपराध इकाई के सूत्र हैं वो बताते हैं कि आय से अधिक तकरीबन 60% संपत्ति इनके पास मिली है और इनके पटना आवास के अलावा छपरा में मकेर स्थित इनका जो पैतृक आवास है वहाँ पर भी छापेमारी चल रही है। और निश्चित तौर पर अब कमलेश शर्मा की मुश्किलें बढ़ेंगी क्योंकि जो एविडेंस मिले हैं उसके आधार पर छानबीन आगे भी चलेगी। हर जगह जो कमाऊ थाना थे वहाँ पर अपनी पोस्टिंग करवाई थी और यही कारण है कि इनके खिलाफ एविडेंस भी मिले और आज आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने इनके सभी ठिकानों को खंगाला है और अब कमलेश शर्मा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जाएंगी। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कटिहार के कोड़ा थाना क्षेत्र में पंचायत चुनाव के बाद माहौल गर्म है। आरोप है कि सिमरिया पंचायत में हारने वाले पूर्व मुखिया के समर्थकों ने दूसरे मुखिया प्रत्याशी के समर्थकों पर हमला कर दिया। इसके बाद दोनों प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। अनारुल पहले आके नजरुल को मारने लगा, कलार पकड़ के मारने लगा, मार के उसको मोबाइल छीन लिया, पैसा था पैसा ले लिया, साट उठ फाड़ दिया। किशनगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने 3 ट्रक से शराब की बड़ी खेप जब्त की है। साथ ही पुलिस ने 4 शराब तस्करों को भी धर दबोचा है। उत्पाद विभाग की टीम ने किशनगंज बहादुरगंज रोड पर कोचाधामन थाना इलाके से 3 ट्रक शराब जब्त किया है। साथ ही 4 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। भूसा के नीचे शराब को छुपाकर तस्करी की जा रही थी। जिस जियो फोन नेक्स्ट का बेसब्री से इंतजार हो रहा है, उस फोन की अनबॉक्सिंग भी अब सामने आ चुकी है। आइए जानते हैं जियो फोन नेक्स्ट की क्या खूबियां हैं और ये कितने फीचर्स से लैस है। इस दिवाली स्मार्टफोन्स की दुनिया में धमाका मचाने आया है रिलायंस का जियो फोन नेक्स्ट। ये मार्केट में लॉन्च हो चुका है और दिवाली पर आप इसे आराम से खरीद सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के लिए खरीद सकते हैं, अपने लिए खरीद सकते हैं, अपने परिवार के लिए खरीद सकते हैं। जियो फोन नेक्स्ट दिवाली से तमाम स्टोर्स पर उपलब्ध होगा। इस फोन के साथ रिलायंस का भरोसा जुड़ा है और ये खूबियों से भरा है। इसमें इतने फीचर्स दिए हुए हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। रीड अलाउड फीचर है, यानी कि अगर आप कुछ पढ़ नहीं पा रहे हैं, अभी किसी ऐसे काम में बिजी हैं, तो ये फोन खुद ब खुद वो कंटेंट आपको पढ़ के सुना सकता है। बेहतरीन फीचर। इसी के साथ वॉइस असिस्टेंट भी है, यानी कि अगर आप हाथ से नहीं ऑपरेट करना चाहते फोन, तो आप बोल करके कोई भी काम फोन पर कर सकते हैं। फोन को आप बता सकते हैं कि आपको क्या करना है और फोन अपने आप ऑपरेट होता रहेगा। साथ ही इसमें ट्रांसलेट नाउ फीचर भी है, क्योंकि बहुत सारी लैंग्वेजेस का ऑप्शन है इसमें, तो आप अपनी मनपसंद की जो लैंग्वेज है वो आप यूज कर सकते हैं।
कोई ज़रूरी नहीं है कि जो कंटेंट जिस लैंग्वेज में है उसी में आपको पढ़ना है, आप उसको किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। और साथ ही इसमें जो कैमरा है वो भी बेहतरीन है, किसी भी एक्सपेंसिव फ़ोन की तरह इसमें वो सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे फिल्टर्स हैं जो आजकल यंगस्टर्स को चाहिए। ये फोन एक तरह से आपके दोस्त की तरह है और आप इससे दोस्त की तरह बातचीत भी कर सकते हैं। खास फीचर एक ये है कि आप वॉइस के थ्रू इससे बात करें। हेलो, नमस्ते, आज आप कैसे हैं? हम बिल्कुल ठीक हैं, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आपका दिन कैसा चल रहा है? तो जैसा कि आपने देखा, इस तरह आप लंबी चौड़ी बात कर सकते हैं। अगर आपके फ्रेंड्स आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो आप बस ये बटन दबाइए और आपकी बातें शुरू कर सकते हैं। ये फोन हर उस चीज की जानकारी आपको दे देगा जिसकी आप फोटो ले लेंगे। जियो हमने टैप किया है, अभी उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पर मिल गई। मतलब हमने सिर्फ एक नॉर्मल फोटो खींची और जिस शब्द पे हमने टैप किया उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ फोन पे हमको मिल गई। किसी शब्द या लेख का अनुवाद भी आसानी से कर देता है जियो फोन नेक्स्ट। पर ये इंग्लिश में है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये हिंदी में हो, तो हम अनुवाद करेंगे और ये सारी जानकारी अब यहाँ पर हिंदी में हो गई है। यानी इंग्लिश से हिंदी एकदम आराम से, 1 सेकंड भी नहीं लगा और ट्रांसलेशन हो गया। इस फोन में नाइट फोटोग्राफी के लिए बेहतरीन लाइटिंग दी गई है और इसका सेल्फी फोटो भी शानदार है। एक सेल्फी ले लेते हैं हम यहीं पर और देखते हैं कि कोई बहुत ही अच्छी सेल्फी। और सबसे बड़ी बात कि इंटरनेट नहीं होने पर भी आप दोस्तों और परिवार के बीच डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इजीली आप अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ भी शेयर कर सकते हैं। इंटरनेट ऑफ भी हो तो भी इसमें एक नियर बाय शेयर का ऑप्शन है और जिससे आप आराम से डेटा इधर से उधर ट्रांसफर कर सकते हैं। इस हाईटेक फोन को आप मात्र 1999 रुपए में ला सकते हैं। यानी इस बार आपकी जियो फोन नेक्स्ट वाली दिवाली मनने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। भारत के अपने शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप चिंगारी ने क्रिप्टो सोशल टोकन गरी के साथ क्रिप्टो करेंसी बाजार में धमाकेदार कदम रखा है। सुपरस्टार सलमान खान गारी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। चिंगारी ऐप भारत में खासा लोकप्रिय हो रहा है और सोशल मीडिया कैटेगरी में बेस्ट ऐप का खिताब भी पा चुका है। चिंगारी ऐप न सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स बल्कि व्यूअर्स, एडवर्टाइजर्स और डेवलपर्स सबकी कामयाबी की कुंजी है। गारी का इस्तेमाल भविष्य के इन ऐप करेंसी के साथ साथ गवर्नेंस टोकन के तौर पर भी हो सकता है। आइए जानते हैं प्रियंका से, जो एक इन्फ्लुएंसर हैं। 2020 में वोकल फॉर लोकल कैंपेन स्टार्ट हुआ था। इसके अंदर हम क्रिएटर्स ने देसी ऐप्स को सपोर्ट करने के लिए वीडियोस बनाए थे। अब इसकी वजह से ऐप्स तो पॉपुलर हो गए, लेकिन हम क्रिएटर्स को बहुत ही एवरेज फ़ायदा हुआ। चिंगारी इज़ द ओनली प्लेटफॉर्म जो हम क्रिएटर्स के लिए एक नया प्रोग्राम लेकर आया है, वो भी मोनेटाइजेशन जैसी इंपॉर्टेंट चीज़ को लेकर। अब गारी टोकन्स की वजह से हमें गवर्नेंस पावर तो मिल ही रही है, तो हम जितना अच्छा कंटेंट बनाएंगे हमें उतना सीधा फ़ायदा होगा, और अगर हमारा कंटेंट वायरल होता है तो फ़ायदा उतना ही ज़्यादा होगा। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी रहेंगी। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। इस